बच्चन जी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का स्नेह मुझे 1965 के प्रारंभ में मिला, जबकि मैं लिखने पढ़ने में करीब करीब पागल था। लेखन का धन्यवाद कि उसने शीघ्र ही आत्मनिरीक्षण की आंख दी, और एक दिन 1966 दिसंबर कुछ अद्भुत घटा, अप्रत्याशित, अनपेक्षित। तभी 1967 की 10 फरवरी को जाकर योगेश भवन में मैं ओशो से मिला। तब मैं भी जबलपुर ही रहता था। उनसे मिलकर तो उनका जादू मुझ पर ऐसा छाया कि लिखना पढ़ना सब भूल गया। बस मैं उनका ही दीवाना हो गया। रात दिन उन्हीं के गीत, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं का ख्याल। कुछ जब इतना अधिक हो जाता है कि समाता नहीं तो छलकता है, दूर दूर फैलता बढ़ता है। ओशो से मिलकर ऐसा ही कुछ मुझे हुआ। उसी क्रम में बच्चन जी को ओशो का कुछ साहित्य भेजा। फिर 6 अगस्त 1969 को उन्हें दिल्ली में ओशो से मिलवाया। बच्चन जी औरों से बहुत भिन्न हैं। वे अत्यंत सरल सहृदय और विनयशील हैं। तभी तो वे धीरे धीरे ओशो में होते चले गए, जो कि इस पुस्तक में उद्धृत उनकी बातों में साफ प्रकट है। तथापि मैं चकित हूँ कि इतने निकट आकर भी उन्होंने गहरे गोता लगाने के बजाय अपने को तट पर ही कैसे बचा लिया। और यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि यह जानते हुए भी कि उनकी वाणी युग की अनिवार्य आवश्यकता है, व श्री रजनीश का काम कठिन पर परमावश्यक है, और कि आज की विकृतियों के मूल तक वे गए हैं और वहीं से उनका उपचार करने में लगे हैं। वे प्रकटतः ओशो पर कभी कलम चलाना ठीक न समझे और तटस्थ ही बने रहे। बच्चन जी एक तरह से यहाँ सहज ही देश के तमाम कवियों, लेखकों व अन्य बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। कहा जाता है कि साहित्य समाज की स्थितियों का दर्पण होता है, और ओशो ने धर्म, राजनीति, शिक्षा, प्रेम, विवाह, परिवार, युद्ध, राष्ट्रीयता, अर्थव्यवस्था, जात पात इत्यादि जीवन संबंधी समस्त विषयों पर जनमानस को इतने व्यापक स्तर पर आंदोलित किया है कि इन सब के परंपराजन्य जो भी मूल्य आधार रहे हैं, वे सब चरमरा उठे हैं। मगर भारतीय साहित्य उस सब के प्रति गूंगा बहरा ही बना रहा। साहित्य का तथाकथित दर्पण अंधा ही बना रहा। फिल्मी कलाकारों के फैन भी अपने प्रिय कलाकार के बाबत अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता रखते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे डिटेल्स भी प्रकाशित होते रहते हैं कि कौन सिगरेट पीता है, कौन नहीं पीता है, कौन सा सिगरेट पीता है, कौन क्या खाता है, क्या पीता है, किसकी क्या आदत है, क्या शौक है इत्यादि। सहज ही प्रश्न उठता है कि क्या बच्चन जी समझते हैं कि उनके प्रेमी पाठक उनमें इतनी भी रुचि नहीं रखते? क्या वे उनके बाबत नहीं जानना चाहते? फिर क्यों उन्होंने अपने पाठकों को अपनी इस विशेष अभिरुचि से अनभिज्ञ रखा जो उन्होंने ओशो में ली? मैं जानता हूँ इस बात को लेकर उनके खिलाफ कचहरी में मुकदमा नहीं हो सकता। मुकदमे तो मोटी बातों को लेकर चलते हैं, और मोटी बुद्धि के लोग ही चलाते हैं। यहाँ कही जाने वाली बात थोड़ी बारीक है, तर्क की बात नहीं है। तर्क तो दिया जा सकता है कि यह किसी की निजी जिंदगी से संबंधित बात है, पर एक अदालत भीतर की भी होती है, समझ की भी होती है, जनता के दिलों की भी होती है। वहाँ निश्चित ही वे अपने को कटघरे में खड़ा पाएंगे। 1965 के साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी लेखक श्री मिखाइल सोलोखोव ने ठीक कहा है कि लेखक को ईमानदारी से लिखना चाहिए और अपनी जनता से आंख मिलाने का दम रखना चाहिए। यह एक जिम्मेदार लेखक का वक्तव्य है। लेखक को जनता द्वारा मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, प्रेम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो लेखक का भी कुछ दायित्व होता है कि वह हर क्षेत्र में अपने साहित्य के माध्यम से उसका दिशा निर्देश करे। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे साहित्यकार ओशो की स्तुति करने लगते, तथापि मैं जानता हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य इस देश का दूसरा न होता। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस विलक्षण चेतना के धनी की विलक्षण बातों पर देश का साहित्यकार अपनी कलम चलाता, जो ठीक लगता ठीक कहता, जो गलत लगता गलत कहता, और अपने कथन की पुष्टि में यथेष्ट तर्क देता। बाजार में शक्कर का भाव रुपया 2 रुपया बढ़ जाता है तो लेखक उद्वेलित होता है और उसे अभिव्यक्ति देता है। और ओशो ने चेतना के तल पर जितनी बड़ी क्रांति की है, जितना बड़ा विद्रोह किया है, उतना अन्य किसी ने कभी नहीं किया। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है कि समस्या गुंडे नहीं, समस्या तुम्हारे महात्मा है, और कि पति पत्नी की संस्था वेश्यागिरी है, और कि सारे राजनेता अपराधी हैं, और कि मंदिर मस्जिद का परमात्मा मर गया है। और इस भांति की हजारों घोषणाएं और कवियों लेखकों की संवेदनशीलता जड़ ही बनी रही। यह आश्चर्य की बात तो है ही, देश की जनता के साथ चालाकी भरा व्यवहार भी है। जब कोई व्यक्ति उसकी जड़ें हिला रहा है,
नींवें उखाड़ रहा हो, उस समय आप उस बाबत कुछ न कहें। यह लेखकों का अपने दायित्व से मुकर जाना ही है। बच्चन जैसा व्यक्ति भी यह कहकर छुट्टी ले लेता है कि अभी मैं खुद रईस को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ, अभी मैं उन पर लिखने का अधिकारी नहीं। फिर सवाल उठता है कि क्या उन्होंने जो भी लिखा वह सब खूब और पूर्णतः समझ लेने के बाद ही लिखा? लेकिन यह एक प्रकार का बचाव है जो कि दुखद है। खैर, सुविज्ञ पाठकों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूँगा एवं आशा रखूँगा कि वे इन बातों को सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे और आंकेंगे। मैं बच्चन जी के ओशो संबंधी पत्रों को पढ़ता हूँ तो प्रेम के महासागर में गोते खाता हूँ और गीला लथपथ हो जाता हूँ। यह किताब प्रकाशित करवाने के पीछे भी यही मंतव्य है कि और भी प्रेमी गीले हों। अब मैं ओशो की मधुशाला में बच्चन व आपके बीच से हट जाता हूँ। सप्रणाम। स्वामी अज्ञे भारती।